राजनीतिक के इस प्रोग्राम में हमारे साथ आज वो शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं। देश की राजनीति की बात करें या उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें या फिर लखीमपुर की राजनीति की बात करें, उनके बारे में परिचय देने की वो अपने मोहताज नहीं है। पूरे लखीमपुर खीरी से वो चेहरा हमारे साथ है जिनके परिवार ने 10 बार संसदीय में प्रतिनिधित्व किया है और राजनीति के लिए बड़ा नाम है। हमारे साथ रवि वर्मा जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय दिया। सर राजनीति में आपका परिवार रहा है, पूरा परिवार है, लगभग 10 बार आपने पूरे परिवार ने प्रतिनिधित्व किया है। आपने भी 3 बार सांसद रहे, एक बार चौथी बार आप राज्यसभा रहे। कैसे राजनीति में आने का सफर हुआ, कैसे जीवन के बारे में दर्शकों को बताएगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे पिताजी स्वर्गीय बालगंज वर्मा जी, उन्होंने बड़ी संघर्षपूर्ण स्थिति में इस जनपद में अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वो पहले विधानसभा के चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। लेकिन जब जीते यहाँ से तो उन्होंने जिले को अपने हिसाब से रचा, जो यहाँ की ज़रूरतें थी। सीमावर्ती क्षेत्र का इलाका है, यहाँ सड़कों की दिक्कत थी, पुलों की दिक्कत थी, कारखाना रोजगार की जरूरत की दिक्कत थी। तो उन्होंने जिस तरीके से जिले का नियोजन किया उसके परिणाम अब दिखाई पड़ने लगे। एक लंबा समय लगा है, लेकिन जो नियोजन उस वक्त जो आधारशिला उस वक्त रखी गई नियोजन की, प्लानिंग की, तो अब रिजल्ट दे रही है। ये जिला काफ़ी लंबे समय तक अंधेरे में था, लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों में चाहे वो अर्थव्यवस्था के तौर पर हो, चाहे वो राजनीतिक गतिविधियों के तौर पर हो, और चाहे वो विकास के मार्ग पर हो, ये जिला आसपास के बहुत से जिलों से आगे रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इस जिले के अंदर एक लंबे समय तक, जब तक हम लोग सत्ता में रहे, हमारे पिताजी रहे, हमारी माताजी भी रही, 3 बार टर्म लोकसभा जीते, और फिर मैं भी 3 बार जीता और एक बार राज्यसभा रहा। जिले में माफिया नहीं पनप सका था कभी। हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि जनता की सुनवाई हो और कहीं भी कोई संगठित अपराध बढ़ने न पाए। सर आपने जो राजनीति शुरुआत की थी, उस टाइम का समय था जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। उस समय बाद फायर ब्रांड नेता हुआ विनय कटियार। देखिए, वो मेरा दूसरा चुनाव था और विनय कटियार जी लड़ने आए थे। उनको ये बताया गया था ये कुर्मी बहुल जिला है और यहाँ से आप संसद में जा सकते हैं। और रणनीति के तौर पर मायावती ने दाऊद को यहाँ से लड़ा दिया था, जो कि पहले ही सांसद रह चुके थे पड़ोस के हमारे क्षेत्र से। तो सबको ये लग रहा था कि अब की बार मामला गड़बड़ है, अब नहीं सीट निकल पाएगी, और हालात मुश्किल दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन उस चुनाव में पब्लिक ने स्वयं निर्णय लिए, नेताओं ने नहीं, पब्लिक ने निर्णय लिए, और पब्लिक को लगा कि विनय कटियार के यहाँ पर आने से मामला बहुत विवादित हो जाएगा जिले का, और दाऊद के जीत जाने से जिले में आपराधिक तत्वों के मनोबल बढ़ेंगे। तो लोगों ने मुझे ही चुना। तो लखीमपुर खीरी जिला इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी एक समस्या लखीमपुर खीरी में है कि बाढ़, बड़े भूभाग इलाके में बाढ़ आती है। सरकारें पैसा बहुत लगा रही हैं, हर वर्ष पैसा लगता है, निजात क्यों नहीं मिल पा रही है इससे? देखिए, जिले का जो बाढ़ नियंत्रण प्रोग्राम है वो दिशाहीनता का शिकार है। जब मैं संसद में था तब मैंने संसद को अवगत कराया था कि सन 2001 या 2 के आसपास में नेपाल सरकार ने इस सीमावर्ती क्षेत्र में कुछ विकास कार्य किए थे। तो जो सीमा पे बहने वाली नदियां थी उनके स्वरूप में परिवर्तन लाया गया था, विकास के कार्य हुए थे, और वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाएं बनाई गई थी ऊंचाई के ऊपर। तो उन जल विद्युत परियोजनाओं को कामयाब करने के लिए बहुत सी नदियों को आपस में मिलाया गया था और पानी को एक धार बना के उतारा गया था। इससे पहले वो जो पानी भारत की सीमा में घुसता था, नेपाल का पानी, वो छोटी छोटी नालों और नदियों के माध्यम से आता था, तो नुकसान नहीं करता था। लेकिन जब वहाँ नदियों में परिवर्तन किया गया तो उससे सुहेली का चरित्र भी बदला, जो कि एक बड़ी नदी है हमारे क्षेत्र में आती है बह करके नेपाल से, और उससे शारदा नदी का चरित्र भी बदला, और उससे घाघरा नदी का चरित्र भी बदला। इन सारी नदियों का चरित्र बदला है।
इस बात की सूचना हमने संसद के माध्यम से सरकार को भी दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार के अंदर कौन से वो निहित तत्व थे जो पूरे माहौल को अपने नियंत्रण में बना के रखना चाहते थे। सरकारों ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। यहाँ तक कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी नेपाल सरकार गए थे तो इन अधिकारियों को उन्हें अवगत कराना चाहिए था कि हमारे यहाँ कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में जो मैत्री है उसके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें इस बात का उल्लेख है कि नदियों में कोई भी काम होगा दोनों देशों की सहमति से होगा, लेकिन भारत को बिना बताए, बिना सहमति क्लियर किए हुए उन्होंने निर्माण कार्य कराए हैं और यहाँ के हितों का ख्याल नहीं रखा गया। लेकिन जो अधिकारी वहाँ पर बैठे हुए काम कर रहे थे उसमें नेक्सस बन गए थे ठेकेदारों का, अधिकारियों का और कुछ नेताओं का जो करप्ट थे। और जो योजनाएं बनाई गई वो खाली पैसा कमाने के लिए बनाई गई, निकालने के लिए, वो नदी का समाधान करने के लिए पूरा काम नहीं कर पाए। खासतौर पर जो उनके ठेकेदार हैं उनकी सरकार के अंदर बहुत दखल है, तो वो लोग नीतियों को प्रभावित करते रहते हैं। और इसमें तो पब्लिक का ऑडिट होना चाहिए, पब्लिक ऑडिट करे कि भाई जो काम हो रहा उसकी दिशा क्या है, उसको कितना गतिशील है और उससे लाभ क्या मिल रहा है। तो वो समय दूर नहीं है जब यहाँ पर किसी दिन बहुत ही व्यापक महाविनाश होने वाला है, जिससे हजारों एकड़ जमीनें, लाखों एकड़ जमीनें बर्बाद होंगी और जिला पीलीभीत, जिला शाहजहांपुर, जिला खीरी, जिला बहराइच और सीतापुर में इतना ज्यादा जनधन की हानि होगी जो कोई भी आकलन कर नहीं रहा है। सर, मीडिया रिपोर्ट्स के में चर्चा में रहा है कि चाइना नेपाल सरकार के माध्यम से क्या कोई पानी बम की तैयारी कर रहा है, ऐसा कुछ ऐसा लगता है जिसको? देखिए, चीन इस वक्त दुनिया की नंबर 1 पावर बन रही है और अपने आसपास के सभी देशों पर वो अपना दबाव बना के रखना चाहते हैं। पाकिस्तान पे, बांग्लादेश पे उन्होंने अपना और नेपाल पे अपना दबाव बनाया है, उनकी आर्थिक मदद दे करके, वहाँ आर्थिक परियोजनाओं में मदद करके। और हिंदुस्तान के ऊपर वो इस चीज़ से दबाव बनाना चाहते हैं कि भारत सरकार उनको स्वीकार कर ले अपने नेता के तौर पर, अपने लीडर के तौर पर, उनके उसमें शामिल हो जाए और जो उनके रणनीतिक अपेक्षाएं हैं उसमें उनकी सहयोगी बनकर काम करे। इसके लिए उन्होंने निश्चित रूप से परियोजनाएं बनाई ही नहीं है और हमारे सभी पड़ोसी देश जो इसमें दुश्मन राष्ट्र भी हैं उनकी मदद भी बहुत की है। तो ये तो सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए और जो कूटनीतिक लेवल पे काम चल रहे हैं या जो और दूसरे काम चल रहे हैं उसमें इस एस्पेक्ट को, ये जो इसका जो सीन है इसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण हो गया है। आज की तारीख में नेपाल के अंदर और लद्दाख में ऐसी और पाकिस्तान में भी ऐसी जल परियोजनाएं बना दी गई हैं जहां से यदि पानी छोड़ दिया जाए तो उत्तर भारत का गुणात्मक विनाश संभव है। उनको एक भी कारतूस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो केवल पानी के माध्यम से ही हमारे यहाँ इतनी बड़ी तबाही ला सकते हैं कि भारत सरकार की कमर टूट जाए। तो चिंता का विषय जरूर, चिंता का विषय है। सर, चलिए अब राजनीति की बात हो रही, तो बाढ़ की बात होगी। आपके बारे में बात करते हैं कि आप राजनीति में आए, विरासत की राजनीति रही, स्पोर्ट्स से जुड़े रहे, क्या राजनीति में नहीं आते तो क्या होते? माता जी की मदद में मैं लोगों से जुड़ता था जी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। जब उनका चुनाव 2009 में वो चुनाव हार गए तो साथी लोग थे, जो कार्यकर्ता थे हमारे, जनता के लोग थे, उनको लग रहा था कि उनका कोई पुरसा हाल नहीं है, तो मुझे उस हालत में सामने आना पड़ा। लेकिन लोकसभा का चुनाव लड़ने के पीछे कारण दूसरे थे। जब मेरी माता जी यहाँ सांसद थी तो मैंने वो समाज का विकृत चेहरा देखा था जो सामान्यतया कोई बच्चा देख नहीं पाता है उस चीज में। मैंने यहाँ पर देखा था कि कुछ ऐसे तंत्र बन गए थे जो बिहार से, बंगाल से जो बहुत ही परेशान महिलाएं थी उनको लेकर के आते थे यहाँ पर, उनकी बिक्री करते थे और जिनकी शादियां नहीं होती थी वो उनके गले में रखी जाती थी। एक तंत्र बन गया था पूरा। ऐसा ही एक गिरोह गुलाम पकड़ा गया था और जब मुझे खबर लगी तो मैंने पुलिस को बताया तो पुलिस ने उनको सबको पकड़ लिया। लेकिन एक लड़की जो उसमें पकड़ी गई थी तो थाने में थी, मुझे इंस्पेक्टर ने बुलाया कि इससे बात करिए। तो जब मैं वहाँ उससे मिलने के लिए गया तो मुझे अनुमान था कि वो सहानुभूति का भाव समझेगी, हम लोग क्यों उसको पुलिस से ट्रायल कराया है। लेकिन उस लड़की ने कुछ सवाल कर दिए मुझसे
उसने मुझसे कहा कि आपको क्या लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है, आपने हमको पुलिस से पकड़वा दिया है। बोले हम उन हालात में जीते रहे हैं जहाँ पर एक एक रोटी के लिए हमने बड़ी कीमतें दी, हमने आबरू के सौदे किए हैं। अब हमारे माता पिता ने हमको बेच दिया था और हम इस उम्मीद में यहाँ तक आए थे कि कहीं हमको एक इज्जत की रोटी बाकी जिंदगी के लिए मिलेगी, लेकिन अब आपने हमारा सारा सब चौपट कर दिया है। हम दोबारा से उसी चक्कर में पड़ गए हैं और ये पुलिस वाले आपको क्या लगता है ये हमारा सम्मान करेंगे? ये भी हमारे साथ वही सलूक करेंगे जो बहुत से लोगों ने किया है। तो ये वो सवाल था तो जो जो मुझे हजम नहीं हो रहा था, ये मैंने अच्छा किया कि बुरा किया ये मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बाद में मुझे ये क्लियर हुआ और खास में जब मैं संसद पहुंचा हूँ तब मेरी मुलाकात उन संगठनों से हुई जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग पे काम कर रहे थे। कैलाश सत्यार्थी जी थे हमारे, और चाइल्ड अब्यूज़ पे काम कर रहे थे, बच्चों के बारे में सोचते थे। जब मैं उनसे जुड़ा तो मुझे बहुत जानकारियाँ मिली। फिर मैंने जो संसद थी उसका प्लेटफॉर्म को बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, एक उद्देश्य के लिए मैंने किया। और मुझे बहुत खुशी है कि 2002 में हम लोगों ने भारत में संविधान का संशोधन कराया और उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा के अधिकार का जो मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तब माननीय अटल जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने हम लोग की बात को सुना और ये संशोधन करके बहुत बड़ा काम किया और हिंदुस्तान के को एक विकसित देश बनाने का फाउंडेशन तभी रखा गया। ऐसा हुआ। अब ये कारण थे जिनके कारण मुझे आना पड़ा। जी सर, आप कांग्रेस से राजनीति शुरुआत हुई, बीच में सपा में भी गए, फिर वापसी कांग्रेस में, क्या कुछ विचारधारा का नहीं मिल पाई थी? देखिए, जब तक मुलायम सिंह जी रहे उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी का सांसद बनाया था, लेकिन तब तक कांग्रेस में भी काफी चेंजेस आ गए थे। आदरणीय राजीव गांधी जी का इंतकाल हो गया था, उनका मर्डर हो गया था और सोनिया जी जिम्मेदार थी, संभाल रही थी। उनके सहायक जो थे, मुख्य सहायक इंदिरा जी के, उस वक्त राजीव गांधी के थे, माखनलाल फतेहदार, आर के धवन, वो तब तक वो हट गए थे, रिटायर हो गए थे। जो नए सलाहकार आए उन्होंने पार्टी को नए तरीके से ढालने का प्रयास किया, एक युवाओं के लिए तैयार करने का प्रयास किया। उसमें जो जिम्मेदार साथी थे बहुत से कांग्रेस के, वो छांट दिए गए थे, किनारे कर दिए गए थे। उसमें हमारे माता जी का भी सिलसिला हुआ था। हालांकि वो चुनाव जीतती रही थी लगातार, लेकिन उनको हटा दिया गया था, फिर नए लोगों को टिकट दिया गया। तो उसी वक्त मुलायम सिंह ने हम लोग को बुला लिया। तो फिर मैंने जो है चुनाव लड़ा, मैं जीत गया। तो फिर हमने उस चीज़ को इंटैक्ट रखा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो चुनाव की हुई थी वो हुई थी भारत में कि जो वृद्ध महिलाएं हैं, संपन्न घरों की जो वृद्ध महिलाएं हैं, जिनके घर में पैसे कमी नहीं है, 4 कुत्ते पले हुए हैं, खाते पीते हैं, सरकारी नौकरियों में भी है, उसमें जो माताएं हैं उनको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। करीब लगभग 10 लाख के आसपास में जो ऐसी माताएं हैं और वो भारतीय हिंदू समुदाय से ही हैं, कहीं हरिद्वार में या ऋषिकेश में या मथुरा में या इलाहाबाद में या बनारस में या गया जी में लोग उनको छोड़ आए हैं। खाने की कोई कमी नहीं, लेकिन वहाँ वो वृद्ध माताएं जिनके कई बच्चे हैं और संपन्न और सक्षम है, एक बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी जी रही है, उनके खाने का कोई भरोसा नहीं और सरकार की योजनाओं में भयानक भ्रष्टाचार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं। तो इस मुद्दे पर एक लेजिस्लेशन हुआ था, कानून बना था, प्राइवेट मेंबर्स बिल था। उसमें एक बहुत ही लीजेंडरी कदम था, एक बहुत ही जिसकी दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। लेकिन फिर हम लोगों का जो मेरा टनल खत्म हो गया था तो कहानी खत्म हो गई उसके बाद। अब बाकी लोग सब उम्मीद करते हैं इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, मुलायम सिंह भी कद्दावर नेता रहे, उनकी सोच रही है, जहाँ खड़े हो जाते थे लोग उनके पीछे चल लेते। क्या मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सपा में कुछ अंतर है, वही विचारधारा है? देखिए, मुलायम सिंह जी ने बनाया था और इसलिए बनाया था कि जो संविधान में निहित एक विचारधारा है कि हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति को मेहनत से और ईमानदारी से आगे बढ़ने का हक है। उसमें न तो उसकी जाति आड़े आती है, न उसका वर्ग आड़े आता है। उन्होंने इस चीज़ को समझा, उस पर अमल किया और जो वर्किंग क्लासेस थी, जो काम करने वाले मेहनती लोग थे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। देखिए, अखिलेश जी ये नए चरण के लीडर हैं, वो आगे देख रहे हैं क्या क्या होना है। सर, एक चर्चा आम हो रही है कि आपको भी बीजेपी का ऑफर मिला था, हाँ, क्यों नहीं गए बीजेपी में?
मुझे वेंकैया नायडू जी ने भी कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी मुझे कहा था, लेकिन चूंकि बीजेपी एक सामंती माहौल को लेकर चलती है हिंदू के नाम पर, वो हिंदुस्तान के संविधान को हल्का करना चाहते हैं। जिस तरीके से पुलिस का, सीबीआई का, ईडी का प्रयोग किया जा रहा है, डरा धमका के काम लिए जा रहे हैं, तो लोगों की जो पहुंच इंसाफ तक कम हो रही है। यही वो कारण था जिसके कारण बीजेपी हम लोग कभी जा नहीं पाए। सर, कांग्रेस में राहुल गांधी लगातार मेहनत कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से कई तरह की लंबी यात्राएं उन्होंने की। क्या कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं वो जनता के साथ? वोट में उनका कनेक्ट है, देखिए उनका कनेक्ट है, लेकिन राहुल गांधी के साथ केवल एक ही दिक्कत आ रही है कि उनके पास जो कांग्रेस की टीम है व्यापक, वो उससे काम नहीं ले पा रहे हैं। वो लोग जो है बजाय अपनी मेहनत से पार्टी को आगे बढ़ाने के, वो राहुल जी की मेहनत पर बैंक किए पड़े हैं कि वो मेहनत करेंगे तो फर्क पड़ जाएगा। इतना अंतर है। जिस दिन राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को धारदार बनाना चालू कर देंगे और उनके माध्यम से परिणाम निकालना चालू कर देंगे स्थानीय स्तर पर, उस दिन पब्लिक तो उनको अपने दिल में मार चुकी है। राहुल गांधी जी ने हिम्मत करके न जो भी नाजायज हो रहा है, जो भी जुल्म हो रहा है, मनमानी, और उसका मुकाबला किया है। वोट चोरी की जैसे बात आ रही है, वो खाली वोट चोरी ही नहीं, हिंदुस्तान की व्यवस्था बदली जा रही है। उन्होंने हर मुद्दे पर बात करी है। अब दिक्कत यह है कि उनके जो कार्यकर्ता हैं वो उन चीजों को नीचे जमीन तक ले नहीं जा पा रहे, कनेक्ट नहीं बना पा रहे पब्लिक से। वही कल को मान लिया मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, अगर हमारे क्षेत्र की जनता उनकी बात को लेकर के मुझ पर भरोसा नहीं बना पाएगी तो कैसे उनसे जुड़ेगी? बीजेपी इसी चीज को कैश कर रही है। बीजेपी को राजनीतिक पार्टी नहीं, मेरा मानना है कि जो बीजेपी राजनीतिक पार्टी थी वो अटल जी के साथ में चली गई। अब तो ये गैंग है, ये कुछ लोगों का गैंग है, इनको अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्राप्त है, बाहर का भी, और अब ये लोग हिंदुस्तान पर कब्जा करके रखना चाहते हैं, जिससे कि जो भारत के प्राकृतिक संसाधन हैं वो पूरी दुनिया के जो बड़े सरमाएदार हैं उनके काम आ सके, और जो भी नए नए सरमाएदार यहाँ पैदा हुए उनके काम आ सके। एब्स्टेन एक मामला, फाइल मामला चल रहा है, कैसे देखते हैं इसको? ये एब्स्टेन जो है आने वाले युग के लिए एक नई चुनौती है कि जो भी लोकप्रिय नेता निकलेंगे उन्हें किसी न किसी बहाने से ये विदेशी शक्तियां अपने कब्जे में लेने का उपक्रम करेंगी। सर, 2027 का चुनाव आ रहा है, डबल इंजन की सरकार है, कैसे कांग्रेस लड़ेगी चुनाव? तो देखिए डबल इंजन सरकार, लेकिन डरी हुई सरकार है, और इनके अंदर जुतम बाजार बहुत है आपस में। जितने जमे जमाए नेता थे इनके काम बीजेपी के अंदर, जो बीजेपी से इन लोगों के साथ में आ गए थे, उन सबको बर्फ में लगा दिया गया, खत्म कर दिया गया एक एक करके। अब नए आदमी ऐसे लगाए जा रहे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, और केवल मोदी की धमक बनाए करने के लिए इन लोगों ने हिंदुस्तान की राजनीति को नष्ट कर दिया है। जो राजनीति से बड़ा नेतृत्व निकलता है उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, और आगे भी करेंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लखनऊ में दिखाई पड़ रहा है। योगी अनुभवी मुख्यमंत्री हो गए हैं, अब उनको दिल्ली बहुत ही टेढ़ी निगाह से देख रही है। उनको डिस्टर्ब करने के, उनको हटाने के, उनको किसी तरीके से रिप्लेस करने के 20 उपक्रम दिल्ली कर चुकी है, लेकिन वो चूंकि अपने दबंगे के दम पर, अपने तौर तरीके के दम पर वो कायम है। उत्तर प्रदेश सरकार की कहती है डबल इंजन सरकार है, लेकिन मदद करने में हिचक रही है। देखिए उत्तर प्रदेश को आगे और $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि उत्तर प्रदेश का हर आदमी प्रोडक्टिव हो, जो बच्चा यहाँ पैदा हो उसकी एक इतनी कमाई होनी चाहिए कि वो अपनी कमाई से उत्तर प्रदेश का खजाना भर दे। कम से कम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए साल की कमाई उसकी हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन उस दिशा में भारत सरकार उत्तर प्रदेश की कोई मदद कर नहीं पा रही। हमारे पास बच्चे हैं, नौजवान हैं, बहुत बड़ी तादाद है नौजवानों की, उसमें हिंदू मुसलमान सभी हैं जो कमाने खाने के लायक हैं, लेकिन आप देखिए शिक्षा पर बजट कम किए जा रहे हैं। भारत सरकार क्यों नहीं मदद कर रही? मनरेगा में भारत सरकार ने पैसा हाथ खींच लिया, अब मनरेगा 10 महीने से मनरेगा का पैसा नहीं आया है, मजदूर सब बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पर SIR चल रहा है, उनका वोट कट जाएगा, उनका जीवन क्या रहेगा? ये कैसी मदद हो रही? ये गरीबों की कैसे मदद हो रही? इस बात को तो गरीब बहुत जल्दी समझ जाएगा। कोई कहने की बात नहीं। कानून भी आया, ब्राह्मण बड़ा नाराज है सरकार से, क्या इस कानून? देखिए ब्राह्मण नाराज नहीं है, कुछ लोग जो सिर्फ खुदगर्जी को जानते हैं। देखिए ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है जो त्यागी है, तपस्वी है, समाज के लिए संकल्पित है, और समाज के विकास के लिए अपने आप को प्रेरित करता रहता है। वो आसक्तियों से भरा हुआ नहीं है, वो संचय भी नहीं करता, वो त्यागमय जीवन जीता है अगर ब्राह्मण है तो।
लेकिन जो लोग स्वार्थी हैं, खुदगर्ज हैं, चालू है, धूर्त और मक्कार हैं, उनको लग रहा है कि अब हमको मौका मिला है, हम सत्ता को अपने मुट्ठी में बंद कर सकते हैं। उनको दिक्कत हो रही है। भाई जो नियम बनाए गए हैं वो इसलिए बनाए गए हैं कि विश्वविद्यालयों में जो कमजोर और दलित छात्र हैं, जिनको अवसर विशेष अवसर दिए गए हैं एडमिशन के, उनका उत्पीड़न ना हो, उनकी उपेक्षा ना हो, या फिर उनके साथ उनका अपमान ना हो। इस बात के लिए यूजीसी ने नियम बनाया है, और कोर्ट के निर्देश पर बनाया है, और ये कहा जा रहा है कि अब उनके साथ के नुमाइंदे भी उसके अंदर रखे जाए। तो जो घटनाएं घटी हैं उनके प्रकाश में ये बात आई है। लेकिन जो लोग अभी आंदोलनरत हैं, उनके साथ तो अभी कोई घटना घटी ही नहीं, उसके बावजूद ही वो प्रीएम्प्टिव आंदोलन पे रत है। तो वो क्या चाहते हैं? वो सीधे सीधे खुद कहें कि हम आर्यों के वंशज हैं और हमको इस देश पर कब्जा करना है, तो क्या दिक्कत है उनको? कौन रोक रहा है उनको? उनके मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती? देखिए, हिंदुस्तान के अंदर हिंदू होना या आर्य होना दो बातें। विश्वामित्र जी ने इस बात के लिए कहा था, किसी भी वर्ण और जाति के लोग जो आर्य परंपराओं का अनुपालन करते हैं वो आर्य हैं। उससे देश का यूनिफिकेशन हुआ था और एक बहुत बड़ी शक्ति का जन्म हुआ था। लेकिन जो वर्णाश्रम के सहारे आर्यत्व को घोषित करना चाहते थे वशिष्ठ महोदय, जो उनके अनुपालन करने वाले लोग थे, आज वो हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने पे आमादा है। ये काम पहले भी हिंदुस्तान का हो चुका है जो आप ये कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये चीज ऐसी नहीं, कोई जानता नहीं है, सब लोग समझते हैं, और इससे इनका नुकसान होगा। 2027 में चुनाव आ रहा है, बीजेपी की 8 सीटें हैं, कांग्रेस जीत के लिए कितनी आश्वस्त हैं सीटों पर? देखिए, कांग्रेस पब्लिक के बीच में तो गई है, और अभी उसको कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में जाने की जरूरत है। पब्लिक देख रही है कि अगर कोई अकेला आदमी सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। और ये भी सच है, सरकार जब पब्लिक समझ रही है ये लोग सही है, लड़ रहे हैं, बार बार उनको जो है संसद से हटाया गया है। अभी फिर प्रस्ताव कर दिया गया राहुल गांधी के खिलाफ कि संसद से इनको बाहर किया जाए। तो जिनके दिलों में चोर है, जिनके दिल के अंदर गंदगी भरी हुई है, उनको लगता है नियमों का सहारा लेके हम जनता की जुबान का गला घोंट दें, तो वो फिर हटाएंगे, फिर जनता पहुंचा देगी, फिर हटाएंगे, फिर जनता पहुंचा देगी। तो आखिर क्या चाहती जनता? क्यों पहुंचा रही बार बार इनको? जनता उनको दिल्ली विपक्ष के लिए नहीं पहुंचा रही, जनता उनको दिल्ली प्रधानमंत्री बनने के लिए पहुंचाना चाहती है। अब इनके पास जितना तिकड़म है, जितनी ताकत और तो धूर्त प्रपंचता है, ये करके देख ले। अब तो कोर्ट पब्लिक के हाथ में है ना, अब तो बॉल जो है पब्लिक के हाथ में है। आज नहीं तो कल फैसला कर देगी। भाई 5 साल नहीं तो 5 साल और सही, नहीं तो 5 साल और सही। ये लोग जितना कुछ कर रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है कि एक हताश आदमी अपने लिए वो कदम उठा रहा है जो धीरे धीरे उसको दलदल की ओर ले जा रहे हैं। विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पा रहा है क्या? विपक्ष का सहयोग मिल रहा है, लेकिन सबकी फाइलें खोल रखी इन लोगों ने। सहयोग दे रहे हैं वो लोग, पीछे खड़े हैं, सामने नहीं आ रहे। फाइलों का डर है। देखिए, इस देश में अगर लोकतंत्र की प्रणाली ही विश्वसनीय नहीं रहेगी, तो फिर क्या माफिया राज रहेगा? हमने फिल्मों में देखा है कि कोई देश पर माफिया कब्जा कर लेता है, तो कहीं ऐसे तो नहीं होने वाला हिंदुस्तान में। बिहार अभी बंगाल का चुनाव आने जा रहा है, कैसे देखते हैं बंगाल के चुनाव को? देखिए, बंगाली लोग बहुत ही स्वाभिमानी लोग हैं, और हिंदुस्तान में क्रांतिकारी की जो मशाल है बंगाल से पैदा हुई थी, तो उनको ये बहका के काम चला नहीं पाएंगे। यहाँ तो अनपढ़ लोग बहुत थे, तो हिंदू बना के उनको मंदिर के चक्कर में, मुसलमान चक्कर में काम चला ले गए। गरीबों को 15-15 लाख रुपए का पैसा देके चुका आदमी लाचार था आर्थिक रूप से, धोखा दे काम चला लेगा। अब आदमी फंस चुका है, वहाँ का आदमी बुद्धिजीवी है, वो देख रहा कि लोग कैसे फंसते हैं। भाई उत्तर प्रदेश बिहार के लोग कैसे फंसे, मध्य प्रदेश के लोग, उनको मालूम है, उनको बताने की जरूरत थोड़े। बिल्कुल परिवर्तन आएगा। और मैं बता रहा हूँ आपसे, इनकी जो मानसिक स्थिति है, डरे हुए हैं, बदहवासा बेतहाशा में ऐसे कदम उठा रहे हैं जो इनको दलदल की ओर खुद ही ले जा रहे हैं। ये ढाल पे खड़े, नीचे दलदल है, बात समझे नहीं? ये जितने हाथ पैर मार रहे हैं, लेकिन ये बड़ दलदल की ओर रहे हैं, ये फंस जाएंगे एक दिन वहां जाके। बिल्कुल, धन्यवाद। रवि वर्मा जी ने हमारे सवालों का जवाब बेबाकी से दिया, और आने वाले अब चुनाव में इनका कहना है कि क्रांति बंगाल से आएगी। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।